नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। 5 जून दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंकड़े ये कहते हैं और तस्वीर ये है हमारे सामने कि बहुत लोगों का अब ये मानना है, खासतौर पर पर्यावरणविदों का, कि जिस तरह से दुनिया चल रही है, आने वाले कुछ वर्षों में ये भी हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, यानी प्रलय हो जाए और मानवता के लिए संकट खड़ा हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है जागने की और समझने की। जी हाँ, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि अगर विश्व भर की बात की जाए तो विश्व की आबादी में लगभग 90 से 92% लोग जिस हवा में सांस लेते हैं वो स्वच्छ नहीं है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि पेट की बीमारियां, कैंसर, हृदय रोग और एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की जिनके मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम नज़र डालते हैं तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जिनका असर हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर और हमारी सोच पर भी हुआ है। उत्तराखंड की उस त्रासदी, उस बाढ़ को कौन भूल सकता है। और फिर जब दृश्य ऐसा उपस्थित हो जाए तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में इसका वर्णन भी किया है। उन्होंने लिखा भी है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। सचमुच हम अगर जागे नहीं तो फिर ये दुनिया रहने लायक तो बचेगी नहीं। और धीरे धीरे सांस लेने की बात हो या फिर पानी पीने की बात हो, प्रदूषण का असर कहाँ हमें दिखाई नहीं देता। पर्यावरण को लेकर हमारी चिंताएं कभी कभी बहुत ज्यादा जागती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लेकर हम सोए रहते हैं। पर्यावरण जो कि बनता है कई तत्वों से, वायु, जल, मिट्टी, रेडिएशंस यानी विकिरणें जिनके बीच में हम रहते हैं, फिर रासायनिक तत्वों का बहुत अधिक इस्तेमाल, ये सभी प्रभावित कर रहा है हमारी सेहत को। और विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून यानी कल है, जिसका विषय है कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, यानी घूम फिर कर मुद्दा वही आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं फिर से प्रकृति के साथ जुड़ना है, उसके साथ मिलकर चलना है। कैसे इस तरह का पर्यावरण हम बना सकते हैं, कौन से कदम हम सभी को उठाने हैं, इसके विषय में हमें जागना भी है और उसके विषय में हमें प्रयास भी करने हैं। तो आइए ये समझते हैं कि कौन से खतरे हैं पर्यावरण प्रदूषण से हमारी सेहत के लिए। आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने कई सुख सुविधाएं प्रदान की हैं और इसके कारण जीवन भी सरल बन गया है। लेकिन ये भी सच है कि इस बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पृथ्वी का वातावरण काफी प्रभावित हुआ है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है और क्योंकि मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने मानव जीवन को भी कहीं न कहीं असंतुलित कर दिया है। फलस्वरूप आज का बिगड़ा पर्यावरण मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। कैंसर, श्वसन रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां, त्वचा की समस्याएं, सुनने की शक्ति का प्रभावित होना और कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जिनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण। वैसे तो इसका प्रभाव सभी पर होता है, लेकिन वो लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो, किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हो, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या वृद्ध व्यक्ति, इन पर प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है और गंभीर परिणाम नजर आते हैं। वायु प्रदूषण हो, जल या मिट्टी का दूषित होना, ध्वनि प्रदूषण की बात हो, साफ सफाई को लेकर लापरवाही, विकिरणों यानी रेडिएशन का अधिक संपर्क या रसायनों का अधिक उपयोग, प्रदूषण का कोई भी प्रकार हो या कोई भी कारण, इसका हर रूप हानिकारक है और स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव भी है। पर्यावरण का प्रदूषण पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमारी सेहत के लिए खतरा भी। सभी के लिए स्वस्थ जीवन तभी संभव हो सकता है यदि प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को किसी तरह से कम किया जा सके। इसलिए प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे को पहचाने और जाने कि हर तरह के प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हैं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ।
कभी कभी ज़िंदगी जीने के लिए हम बहुत साधारण सी बातों के लिए भी लगता है कि संघर्ष करते हुए दिखते हैं। लोग कहते हैं कि हमें चाहिए क्या, सिर्फ दाल रोटी चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। लेकिन पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से हमने ये देखा है कि मिट्टी यानी ज़मीन और नदियाँ जिन्हें हम पवित्र मानते रहे हैं, आज उनकी दशा क्या हो गई है। पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अक्सर ये रिपोर्ट हमें बताती हैं कि अब उनमें डुबकी लगाना जो है वो सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं है। हमने किया क्या है? हवा, मिट्टी और पानी, हमने इन सब को दूषित कर दिया है। इंसान विकास कर रहा है, लेकिन उसकी कीमत कितनी बड़ी चुका रहा है अपनी सेहत से, और आने वाली नस्लों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, आज बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत गार्गव, एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिवीजन। हमारे साथ हैं डॉक्टर मृदुल कुमार डागा, ही इज़ मेंबर सेक्रेटरी सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, एंड डॉक्टर सुभाष गिरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें, और सबसे पहले डॉक्टर सुभाष गिरी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें कि पर्यावरण की बात इसलिए सब लोगों को लगता है बहुत ज़रूरी हो जाती है कि इसका सीधा जो असर है वो हमारी सेहत पर है। अगर हम समझना चाहें आपसे, वो लोग जो प्रदूषण युक्त वातावरण में रहते हैं और जो प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हैं, क्या फ़र्क होगा, क्या असर होगा ऐसे प्रदूषण का? देखिए, जब हम दो एनवायरनमेंट का अलग अलग विवरण करना चाहेंगे, तो जो व्यक्ति इस प्रदूषण वाले वातावरण में नहीं रहता, जहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, सॉइल कंटेमिनेशन नहीं है, उन लोगों का लाइफ काफ़ी हेल्दी रहेगा, उनकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, उनको डिजीज़ कम होंगी, उनका जो लॉन्ग लाइफ लॉन्गिविटी है बहुत ज़्यादा रहेगा। प्राइमरली यदि सिस्टम वाइज हम बात करें, उनको लंग्स के जो प्रॉब्लम्स हैं पॉल्यूशन रिलेटेड वो बहुत कम होंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लंग फंक्शन और उनके लंग सेल्स लंबे टाइम तक जीवित रहेंगे। उसी तरह से उसके हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो लंग और हार्ट का जो सिस्टम इकट्ठा काम करता है वो लंबे टाइम तक उनके साथ चलता रहेगा। जब हम वाटर की यदि प्राइमरली कंटेमिनेशन की बात करते हैं, तो जीआई के डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, लीवर डिजीज़ होती हैं, किडनी डिजीज़ होती हैं। तो यदि साफ़ पानी मिलता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनका इंटेस्टाइन और लीवर की डिजीज़ नहीं होंगी, उनके गुर्दे लंबे टाइम तक काम करेंगे, वो लंबी उम्र तक जीते रहेंगे जी। इसके साथ ही जब हम सॉइल कंटेमिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे अब सॉइल कंटेमिनेशन भी होती है, वो लैंड फिलिंग की वजह से है या सीवरेज पाइप की वजह से है या परकोलेशन ऑफ वाटर है, इन्फेक्टेड वाटर नीचे जाता है, उसमें प्राइमरली डायरेक्ट इन्फेक्शंस बच्चों को बहुत होते हैं। उसमें वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, डायरिया है, टाइफाइड है, और जब हमारा पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है तो उससे स्पेसिफिकली कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। अब प्रदूषण के अंदर रहने वाला व्यक्ति जो है वो उसका यदि वो पहले हेल्दी भी है तो उसको चांसेस है कुछ टाइम में उसको तकलीफ़ें हो जाएंगी, और जो ऑलरेडी बीमार है यानी कि जिसको लंग डिजीज़ हैं तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसकी लॉन्गविटी बहुत कम हो जाएगा, उसका लंग फंक्शन बहुत कम हो जाएगा, उसको मल्टीपल एपिसोड्स एस्थमेटिक अटैक के पड़ेंगे, या उसको एक्यूट एग्जर्बेशन पुरानी यदि उसको ब्रोंकाइटिस है तो उसको ज़्यादा होंगे। लॉन्ग रन पे उसका लाइफ बड़ा मिजरेबल हो जाएगा। उसके साथ ही यदि किसी को हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट में भी उसी तरह से उसको हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, अरिदमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल आप सोचिए कि हर सिस्टम पे पॉल्यूशन का इफेक्ट है, तो मैं बोलूँगा कि उनका हर सिस्टम की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी और उसकी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बेस लाइन डॉक्टर डागा जो हमें समझ में आई, और तकरीबन सभी लोगों को मालूम भी है कि अगर स्वच्छ वातावरण होगा तो स्वस्थ जीवन होगा और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। लेकिन ये बात की जानकारी होने में और उसको मानकर प्रयास जारी रखने में कि क्या कुछ किया जा सकता है वातावरण को से स्वस्थ रखने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा गैप है। क्योंकि शायद जब भी कोई व्यक्ति एक प्रक्रिया करता है उसे ये नहीं लगता कि अगर मैं ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ ऐसे उपकरण इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनसे प्रदूषण फैलेगा, तो शायद प्रदूषण फैलाने में कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है आपका कहना, और मैं तो इस बात से बहुत खुश भी हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का
बीड़ा लिया लाल किले से बात करके, और वो एक बहुत अहम हिस्सा है इस तरह की प्रक्रिया में, और हर व्यक्ति इसमें कर सकता है। पर अभी भी हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का रुझान नहीं है। बात तो करते हैं वो, लेकिन जब करने को आता है तो वो नहीं किया जाता है। चाहे आप घर का माहौल ले लीजिए, घर में अगर आपको कचरा अलग करना है और अलग करके कचरा देना है, पर वो ज़्यादातर जगह लोग तैयार नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि सब अपनी अपनी सुविधाओं में लगे हुए हैं, तो दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और दूसरों के बारे में जब सोचोगे तो आप अपने बारे में भी कुछ ना कुछ करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सुविधाओं से थोड़ा हटके कुछ समझने की कोशिश करें कि आप जितना ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल, चाहे कोई मोबाइल फ़ोन है, चाहे एयर कंडीशनर है, या घर के अंदर आप कारपेट लगाते हैं, या आप रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, या आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, ये सारा आपके सारे फुटप्रिंट पड़ाती है। कार्बन फुटप्रिंट की हम बात करते हैं, लेकिन आजकल एनर्जी फुटप्रिंट ज़रूरी है, आजकल फूड प्रिंट ज़रूरी है, और उसी तरह वाटर प्रिंट, ये सारे प्रिंट आजकल ज़रूरी है। अभी तक हम केवल कार्बन प्रिंट की बात कर रहे हैं, पर अभी हमको सारे इन पे देखना पड़ेगा जी। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रशांत, हवा की बात करते हैं हम, जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि कौन से मुद्दे, कौन से तत्व उसके अंदर शामिल होते हैं? प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हमने पिछले 1 साल में काफ़ी कार्यक्रम किए, खास कर एयर पॉल्यूशन पे, और रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। क्यों नहीं कम हो रहा, कहाँ चूक हो रही है? जहाँ हम एयर क्वालिटी मॉनिटर करते हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रदूषण का स्तर घट रहा है, कई जगह ऐसी भी हैं जो तमाम विकास के बाद भी स्टेबल हो गया है। खास करके जो महानगरों में स्तर है, दिल्ली का प्रदूषण का स्तर हम देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से मानक से कहीं ज़्यादा है और चिंताजनक है। जहाँ तक चूक की जो आप बात कह रही हैं, इसमें हम सभी को कंट्रीब्यूट करना है। सरकार अपने प्रयास कर रही है, समय होगा तो मैं कुछ प्रयास साझा भी करूँगा यहाँ दर्शकों के साथ में। हर व्यक्ति को भी उसमें अपना योगदान देना है। हम जो बात कर रहे हैं अभी, इस साल की जो थीम है कनेक्ट टू द नेचर, जो प्रकृति से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दुनिया विकास के जिस रास्ते पे है, जो सुविधा, आप उसको उपभोक्तावाद कहें या तकनीक आधारित विकास कहें, ये विकास तो होगा। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम प्रकृति से जुड़ने की बात करें तो मुझे लगता है कि जागरूकता लोगों में है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण के बारे में या पर्यावरण के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, पर जागरूकता से एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और प्रकृति से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधन या प्रकृति, उसके प्रति संवेदनशील हों, उसके प्रति सम्मान की भावना रखें। जब ये संवेदनशीलता और सम्मान आ जाएगा तो हम व्यक्तिगत रूप में भी प्रदूषण नियंत्रण में सहभागी बन सकते हैं जी। तो हर व्यक्ति को इसमें योगदान करना है। सरकार ने बहुत सारे कदम लिए हैं, मानक तय किए हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे व्हीकल्स की हम बात करें तो BS4 और BS6 जो इम्प्रूव्ड फ्यूल क्वालिटी और इमिशन स्टैंडर्ड्स व्हीकल्स के हैं वो आने वाले हैं। इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं, उसमें कंट्रोल काफ़ी किया जा रहा है। सरकार लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जी। कि उनकी भाषा में उनको बताया जा सके ताकि उनकी सहभागिता बढ़े। तो कई कदम हैं और मुझे लगता है समाज के हर अंग, हर व्यक्ति के सहयोग से डॉक्टर गार्गव, इसको कर सकते हैं। जो समाधान की बात है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले ज़रा समस्या को और समझ लें, हाँ जी। क्योंकि आप विशेषज्ञों की बातों से और अक्सर एक दुविधा उत्पन्न होती है कि अब व्यक्ति को ये करना है, व्यक्ति को ये करना है। में फिर एक दिक्कत आती है, जावेद अख्तर ने कहा है, तू तो बुरा न कहे दुनिया हमें, तूने ढाला है और ढले हैं हम। उस बच्चे का क्या दोष है जो आज जन्म ले रहा है? उसको ये दुनिया उसने खुद नहीं बनाई है। कहने का अर्थ डॉक्टर डागा, ये सवाल मेरा आपसे है, जिस स्थिति की हम बात करते हैं, जो व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई है, वो एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है, और फिर बदलने के लिए व्यक्ति को कहें। अभी आप BS4 और BS6 की बात कर रहे थे। एक तरफ हम कहते हैं व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा मेनेस है, तो व्हीकुलर पोल्यूशन न बढ़े इसके लिए वाहनों की बिक्री को रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता? इस तरह की चीजें क्यों नहीं की जाती? पर्यावरण पर एक तरफ हम पानी छल्ली में लेकर क्यों चल रहे हैं? डॉक्टर डागा जरा बताएं। मेरे को लगता है कि
सबसे पहले तो ये संवेदनशीलता जो बात कर रहे थे वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो विकास की परिभाषा है उसका कहीं अंत नहीं है। और वो जब हम देख रहे हैं कि जो 1948 में लंदन में स्मोक हुआ था, इतना भयंकर एकदम इंडस्ट्रियल, तो उन्होंने सोचा कि हम कर क्या रहे हैं। तो उस तरह के विचार आते हुए जब आप ये देखते हैं कि जैसे अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि नागपुर में 200 इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल की गई, टैक्सी के तौर पे डाली गई, और सरकार ये सोच रही है कि 2030 तक हम सारी कारें बंद ही कर दें, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली। 2030 तक, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, आप उसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। पानी को लेके आप सब जानते हैं कि अगले 10 सालों बाद पानी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि विश्व युद्ध हो जाए जी। तो हमारी हालात का जो जिम्मेवारी है, और आप अभी भी देख रहे होंगे कि बेंगलोर में क्या हालत है लेक्स का, जी, वो जो क्या निकल रहा है उसमें से। जी। जो जिस शहर में 1968-69 में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मई और जून के महीने में पंखों की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पे आज एयर कंडीशनर चाहिए हम। तो हमने जो वातावरण के साथ ये किया है, ये सारा हमारा किया हुआ है जी, और शायद इसको हमें ही सुधारना इसमें कोई होगा। दोष नहीं है। हाँ, इसमें कोई हमें कारण ही नहीं है इसको कि हम सुधारना- सरकार को कहें जी। कि आप नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कंट्रीब्यूट कर इसको रहे हैं। सुधारने की जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी अगर हमें आने वाले वक्त के लिए एक प्रदूषण मुक्त वातावरण और पर्यावरण को तैयार करना है। फिलहाल श्रवण कुमार जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। श्रवण जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, नमस्कार। मैं सर सभी को सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका ये जो हमारे लिए लोगों के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं सर, मैं चाहता हूँ कि इसको हफ्ते में कम से कम 2 दिन चलाया जाए। जी, आपका सुझाव अच्छा है, जरूर हम अपने क्योंकि मैम अधिकारियों तक इतनी इसे सारी पहुंचाएंगे। जैसे कि हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, रोज जी। का रोज इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, कम से कम 2 दिन प्रोग्राम होना चाहिए आपका। और मैम मेरी जानकारी मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जैसे इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अभी मेरा एक छोटा भाई जैस्मिन आया हुआ है स्कूल से, सीतापुर में पढ़ रहा था, तो आया हुआ है मैम यहाँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैम 4th फ्लोर पे हम लोग सोने के लिए आए। इतनी सारी मैम, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो इतनी सारी डस्ट, जब हम कफ हमारा आता है, जब हम कुल्ला करते हैं तो इतनी सारी काली काली कफ निकलता है, हमारा काला कफ निकलता है जी। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, ये धुआं है, डस्ट है या क्या है जो, और ये किस प्रकार हमें जो है जी। प्रभावित कर रही है हमारी लाइफ को। जी, हमारे विशेषज्ञों ने प्रश्न सुन लिया है आपका। डॉक्टर प्रशांत ये जानना चाह रहे हैं कि ये शायद 4th फ्लोर पे रहते हैं, जब ये सुबह सोकर उठते हैं तो इनके रूम में इनको कुछ ब्लैक रेसिड्यूज नजर आते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है आसपास की ये धुआं है, डस्ट है, क्या है, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, असल में जो पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट जो कहते हैं हम, ये अलग अलग प्रकार से आती है, और खास करके जो कंबशन बेस्ड होते हैं, जो कार्बन, जो कोयला है या डीजल जो बर्न होता है, गार्बेज बर्निंग भी होती है, तो ये वातावरण में जो प्रदूषण के जो तत्व हैं, जो पार्टिकल मैटर्स हैं, मुझे लगता है कि यही कहीं ना कहीं इनके वातावरण में, इनके घर में जा रहे हैं। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ ये पोल्यूशन इस तरह का ज़्यादा हो, आप ये कह रहे हैं। और डॉक्टर गिरी, क्या इससे इनको खतरा हो सकता है, या घर में अगर किसी को पहले से कोई मान लीजिए एस्थमा है या कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कितना हानिकारक हो सकता है ये? यह काफ़ी हानिकारक है। यदि पॉल्यूशन आपका इंडोर में भी इतना ज़्यादा है जैसे ये बता रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है 2 तरह के यदि ग्रुप लगा लीजिए। एक तो हेल्दी है, जो भी बच्चा है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी काफ़ी खतरा है, और जिनको ऑलरेडी मान लो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, लंग की कोई डिजीज़ है या हार्ट की है, तो वो कंडीशन भी ख़राब ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे तो लगता है कि इनको अपना एनवायरनमेंट में या तो कुछ चेंज का सोचें, यदि वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, कोई घर यदि चेंज कर सकते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। मेरा एक और इसमें कहना था कि आपको अब ऐसा समय आ गया कि खिड़कियां बंद ही रखनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि बाहर का पोल्यूशन तो है ही है, अंदर भी आया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, और हम आजकल PM 2.5 मॉनिटर का मीटर यूज़ करते हैं, तो घर के अंदर ठीक होता है, घर के बाहर इतना ज़्यादा ख़राब होता है जी। और ये सारा समय सुबह 8 बजे से लेके 4-5 बजे तक बहुत, दोपहर में फिर भी थोड़ा कम होता है, बट सुबह 8 से 11 के बीच में, शाम को 4 से 8 के बीच में ये बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि अलग अलग जो स्तर हैं, उन स्तर के हिसाब से हमारे स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव होता है। क्या ये किसी से संपर्क कर सकते हैं जानने के लिए कि ये क्या डेंजर जोन में जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पर प्रदूषण का स्तर कितना है, और इन्हें चिंता करनी चाहिए या कुछ कदम और उठाने चाहिए? कुछ मैं सुझाव देना चाहूँगा श्रवण कुमार जी को और बाकी दर्शकों को भी, कि
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक समीर ऐप है, जो ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें अपने जो भी सुझाव हैं या जो भी समस्याएं हैं या जो जानकारी चाहते हैं वो उसमें पोस्ट कर दें। अच्छा। तो उन्हें जवाब मिलेगा इसका। चलिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस कार्यक्रम के जरिए जो दर्शकों तक पहुंच रही है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। विशेषज्ञों से ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम टोटल हेल्थ में चर्चा कर रहे हैं कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण से हमारी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बेंगलुरु से पार्थ पुरोहित हैं टेलीफोन लाइन पर। पार्थ जी, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पार्थ पुरोहित बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी जी। मेरा सवाल है कि एक्चुअली मेरी मदर को सांस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और स्पेशली जब वो मार्केट एरिया में बाहर जाते हैं तो वो समस्या बढ़ जाती है। तो मेरा एक सवाल है कि प्रदूषण के कारण ये इम्पैक्ट आता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? और दूसरा सवाल ये कि उनको कोई एलर्जी है, तो ये जो सब्जियों में पेस्टिसाइड और इसका यूज होता है तो उसके कारण ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनका कोई इलाज चल रहा है किसी तरह का? आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, तो वो बोलते हैं कि इनको किसी चीज से एलर्जी, बट उनको पता नहीं है कि किस चीज से है। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भोजन में कोई पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उससे समस्या है? ठीक है, प्रदूषण है? ये सवाल है। डॉक्टर गिरी आपके इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इनकी माता जी की जो समस्या है, आपने पूरा प्रश्न ठीक से सुन लिया। जी डॉक्टर गिरी। देखिए, माता जी की जो उम्र है लगभग 80 साल है। इस उम्र में इन लोगों के फेफड़े थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, और इसकी वजह से यदि एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन या पेस्टिसाइड्स या घर में मोल्ड या कोई भी डस्ट इस टाइप से की जब भी कंडीशन होगी तो इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम सांस की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है, जैसे आपने थोड़ा सा मुझे बताया कि इनको ज़रूर बेसल कोई ब्रोंकाइटिस टाइप की कंडीशन है जो कि इस पॉल्यूशन की वजह से शायद बढ़ जाती होगी बाहर जाने पर। हाँ, बाहर जाने पर, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है हवा में, तो उसका बढ़ने का चांसेस है। जहाँ तक एलर्जिक डिसऑर्डर की बात है, हाँ, पॉल्यूशन से एलर्जिक डिसऑर्डर भी होते हैं जो आप सोच रहे हैं। अब उसको अवॉइड आप करिए, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है जी। डॉक्टर प्रशांत, अब हमने ये तो जान लिया कि ख़तरे क्या हैं, समस्या भी समझ आ गई, और जो सबसे पहली बात आपने कही थी कि हर एक व्यक्ति को योगदान देना होगा अगर प्रदूषण को कम करना है या दूर करना है। तो आपसे ही शुरुआत करें, एयर पॉल्यूशन को लेकर हर एक इंडिविजुअल क्या कुछ कर सकता है? दोनों चीज़ें आप बताइए कि क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं और उनको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत योगदान की बात है प्रदूषण नियंत्रण में, मैं इसको दो भागों में रखूँगा। एक तो व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति प्रदूषण कम करने में क्या योगदान कर सकता है, उसमें हम बात करें कि जो गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों का मेंटेनेंस ठीक है कि नहीं है, हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं क्या, कितना हम ट्रैवल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कचरा यदि कहीं पे है तो कचरे को हम ना फेंकें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर कहीं या तो जला दिया जाएगा है, यदि उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है। तो इस तरह से हम किस हद तक मदद कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने की, उसको नियंत्रित करने की। दूसरा जो है जी, जो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, देखिए हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य हमारा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रदूषण हमारे पड़ोसी की वजह से हो रहा है या उसकी गाड़ी की वजह से हो रहा है या सरकार को कुछ करना है या लोगों को कुछ करना है और लोग क्यों कुछ नहीं करते, स्वास्थ्य तो मेरा ख़राब हो रहा है। तो मुझे कोशिश ये करना चाहिए कि मैं अपने एक्सपोजर को कितना मिनिमाइज़ कर सकूं। तो एक तरफ तो प्रदूषण नियंत्रण भी करें, दूसरी तरफ हम कोशिश ये करें कि हम जो दूषित वातावरण है, देखिए हम विकास कर रहे हैं अभी, हम जिस ट्रांजिशन पीरियड में हैं उस पीरियड में, और ये विकास ज़रूरी भी है, इवन प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी विकास ज़रूरी है। जब आप देखेंगे कि हर आदमी को LPG मिल जाएगा
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, BS6 व्हीकल सारे हो जाएंगी, पुरानी गाड़ियाँ चली जाएंगी, तो एक सारी देश में कह लें हम जो प्रदूषण का स्तर है अपने आप समान रूप से कम होने लगेगा। तो इस पीरियड में हमको ये करना है कि कितना हम अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज़ कर सकें और कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकें। एक हमने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और एक ग्रेडेड रिस्पांस प्लान जो दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें हमने लोगों को क्या करना चाहिए वो भी लिस्ट डाउन किया है। जैसे हम बात करते हैं खास करके जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में बहुत सारे ठंड से बचने के लिए अलाव जला लिए जाते हैं। जो सोसाइटी फ्लैट्स हैं या कई कोठी हैं, उनमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो कुछ भी जलाते हैं। तो हमने सुझाव ये दिया है कि जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वो उनको रूम हीटर प्रोवाइड कर दें, उनको ये जागरूकता करें कि ये जो जलाते हैं वो उससे उनका भी स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से हर स्तर पे हमें इसको प्रयास करने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण बात आ गई जो डॉक्टर गार्गव ने सामने रखी कि जब हम बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंट मशीन्स होंगी तो प्रदूषण घटेगा। लेकिन एक बात जो डॉक्टर डागा ने शुरू में कही थी कि हम एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं घरों में, हम जितनी भी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं वो सब सुविधाएं उनकी कीमत हम चुका रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से। ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर गिरी, आपसे हम यहाँ एक बात समझना चाहेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो सुविधाओं में नहीं रहते हैं या जो सुविधाओं में रहते हुए भी उनका कम से कम उपयोग करते हैं, यानी एसी में नहीं रहते और बाकी और सुविधाओं के लिए बहुत आराम तलबी पसंद नहीं करते, क्या उनकी सेहत उनके मुकाबले बेहतर रहती है जो सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं पर आधारित रहते हैं? ये बिल्कुल ऐसी कोई सही स्टडी है? ये बिल्कुल सही है। स्टडी एग्जैक्टली मैं कोट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इस सुविधाओं वाली सिचुएशन से हट के बिना सुविधाओं वाली सिचुएशन में यदि चले जाते हैं तो आपको बीमारियां कम होंगी, आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। मेरा कहने का मतलब जैसे मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है, यहाँ पर आपका सॉइल पॉल्यूशन भी है, नॉइस पॉल्यूशन भी है। आप यहाँ से किसी रिमोट से गांव में जाके यदि आप रहना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में कुछ लोग करते हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइज एरिया से हट के बिल्कुल रिमोट एरिया में जाके अपना घर बनाते हैं, तो उनका लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एस्थमेटिक पेशेंट को यदि आप एयर पोल्यूशन वाले एरिया से हटा के कहीं अच्छे से एनवायरनमेंट में चला जाए तो उसको एस्थमेटिक अटैक पड़ने कम हो जाएंगे या बिल्कुल ट्रीट भी हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। तो ये जो बोलने वाली बात है कि हमें सुविधाएं कम लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यदि हम कम सुविधाएं लेंगे, यदि हम कम एनर्जी यूज़ करेंगे तो उस एनर्जी का या उस सुविधा का प्रोडक्शन भी कम होगा। जब हम उसको कम प्रोड्यूस करेंगे तो अर्थ के रिसोर्सेज भी कम यूज होंगे, आपकी डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, रेन वाटर अच्छा आएगा, तो हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। और एक विशियस साइकिल है, हम अपनी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों को ज़्यादा खर्च करते हैं। एक छोटी सी अर्थ है, उस पर 7 बिलियन लोग रहते हैं, हम उसको बिल्कुल उस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा नहीं है, ये हमारा ही है और बाद में हमारे बच्चों का भी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअली ज़रूर इस पे ध्यान दें। जी, और बहुत ज़रूरत है तस्वीर बदलने की भी। बजाय बड़े शहरों में सुविधाओं में रहिए और ज़रा सी दूरी के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा दूर रहिए और ज़रा सी दूरी के लिए अगर साइकिल चला सकें, उस पर भी बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से अमरीश कुमार हैं टेलीफोन लाइन पर। अमरीश जी, स्वागत आपका, क्या सवाल है आपका? सर, मैं अमरीश कुमार सक्सेना हरदोई जिले से बोल रहा हूँ सर। बताइए जी अमरीश जी। और आज अपने बीच जो तमाम पर्यावरणीय समस्याएं हैं जी, उनका सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी। जो हमारी एजेंसियां काम करती हैं, जैसे जिला पंचायत राज विभाग है, स्वच्छता गोष्ठियां आयोजित करता है, करोड़ों रुपए उस पर व्यय होते हैं, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है, कैसे हम इनकी मॉनिटरिंग करें ताकि हमारा जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको दूर किया जा सके? आज हर परिवार बीमार है, उस बीमार परिवार को हम कैसे राहत दे सकते हैं, इस पर कुछ उपाय हो जाए तो अच्छा रहेगा। अमरीश जी, चर्चा में बिल्कुल अब यही बात आ रही थी। डॉक्टर डागा, हाँ बिल्कुल जी, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। ये इसमें अमरीश जी आपका सहयोग उतना ही ज़रूरी है जितना आप सरकार के किसी भी अंग का सहयोग मांग रहे हैं। और आपको ये बहुत देखना पड़ेगा कि आप स्वच्छता का कैसे अभियान को आगे बढ़ाएं। अगर आप सारी चीज़ें, ये कम पानी का इस्तेमाल करें, आप कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, कितना कम कर सकते हैं सब कुछ, इन सब से ये समस्याएं होए जा रही है जी। अब आप ये देख रहे हैं कि गांव में भी आप सारे काफ़ी समय तक आप लोग देखते हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, कभी
प्रकृति के उसके कारण नहीं हो रहा है, सारा समस्याएं हो जा रही है। ये हो क्यों रही है? हो इसीलिए रही है कि आपने सारे पेड़ काट लिए हैं। और आप ये को अचंभा होगा कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं और वो पूरा पेड़ फल जाता है तो वो 20 घंटे तक 10 एयर कंडीशनर आप चलाएंगे, उतनी एनर्जी वो सेव कर सकता है, इतनी कूलिंग दे सकता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। तो आप सोचिए एक पेड़ आपने लगाया तो कितना फ़ायदा हुआ। तो ये आपको सारे कदम पंचायत लेवल पे बिल्कुल ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। जितना ही प्राथमिकता आप स्वास्थ्य को और शिक्षा को देते हैं, उतना ही अब पर्यावरण कंट्रोल पे देनी पड़ेगी आपको। जी डॉक्टर प्रशांत, इंडिविजुअल अप्रोच की हमने बात की कि क्या हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से योगदान कर सकता है। इसके अलावा जो अगर बड़े लेवल पर बात की जाए जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल है, एग्रीकल्चर की बात की जाती है, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट को किस तरह से उसको रेसिड्यू को ठीक से उसको डिस्पोज किया जाए, ये तमाम जो बातें हैं, क्या कुछ ख़ास मुद्दे आप इसमें ज़रूर बताना चाहेंगे लोगों को जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, जो औद्योगिक प्रदूषण की जो आप बात कर रही हैं, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलग अलग उद्योगों के हिसाब से मानक तय करता है और ये मॉनिटर किए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में प्रयास ये हुआ है, पहले होता ये था कि टीम जो है, चाहे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल हो, वहाँ से टीम जाती थी, बड़ा टीडियस प्रोसेस होती थी, इसको मॉनिटर करके लाना, फिर देखना कि ये मानक से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है या कम हो रहा है, फिर उस पर एक्शन लेना। अभी क्या है, करीब 2500 जो बड़े उद्योग हैं उसमें ऑनलाइन सिस्टम लगा दिए गए हैं, तो वहाँ से ये लगातार रियल टाइम बेसिस पे मेजरमेंट मॉनिटरिंग होती है और वो डेटा जो है वो सर्वर में फ्लो होता रहता है। तो उससे होता ये है कि एक तो उद्योगों में भी एक डिसिप्लिन आता है, उनको लगता है यदि प्रोसेस में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको तुरंत अटेंड कर सकते हैं। SMS जाते हैं, उनके पास जाते हैं, जो अधिकारी हैं उनके पास SMS जाते हैं। तो इससे, और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, वो भी तकनीक के विकास के साथ साथ और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो उसमें एक लगातार प्रयास जारी है हर स्तर पे। जी। जो एग्रीकल्चर बर्निंग की आपने बात की, जो हमने नवंबर फर्स्ट वीक में जो दिल्ली में जो समस्या देखी थी, उसमें कुछ हद तक इसका भी योगदान था। हालांकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, विंड नहीं थी, डिस्पर्शन नहीं हो पाया, दिवाली उसी दरमियान आ गई, एग्रीकल्चर बर्निंग उस दरमियान हो गया, तो सारे फैक्टर्स मिल करके बढ़ा। पर एग्रीकल्चर बर्निंग वाला जो है इशू, उसमें खास करके जो पैडी स्टॉक, उसके स्टेबल की जो बर्निंग होती है, और उसमें उनके पास, किसानों के पास समय बहुत कम होता है। उनको 2 या 3 हफ्तों में अपने खेतों को तैयार करना होता है, तो वो उनके लिए आसान होता है कि जला दी जाए। उसमें काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और उन्होंने रिमोट सेंसिंग एजेंसी के थ्रू एक SMS सिस्टम बना रखा है कि जहाँ भी किसी खेत में इस तरह का कुछ वेस्ट जलता है तो तुरंत वो सूचना पहुँच जाती है और टीम वहाँ जा कर के उस पर कार्रवाई करती है। उसको लीगली तो बैन किया ही हुआ है, प्लस इनके उपयोग की भी बात हो रही है। इससे पावर जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो कई तरह से इन वेस्ट को कैसे हम जनरेट कर सकें, इसमें अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। पर पिछले 1 या 2 सालों में ये एक महत्वपूर्ण कारक बना है, खास करके, हालांकि लिमिटेड पीरियड होता है लेकिन महत्वपूर्ण है और उसमें काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकें हम। जी, और इस समय हमारे साथ बेंगलुरु से एक कॉलर हैं। डॉक्टर डागा, आपके पास हम लौटते हैं। सोनी जी हैं फोन लाइन पर। सोनी जी, क्या सवाल है आपका? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। एक्चुअली मेरा सवाल प्लस सजेशन दोनों है जी। कि जो तुलसी प्लांट है जिसकी हम भारत में पूजा करते हैं, तो तुलसी प्लांट कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तुलसी प्लांट, ठीक है जी। तुलसी, हाँ जी, तुलसी। तो तुलसी प्लांट क्या सरकार कुछ कर रही है कि ये मैक्सिमम प्लांटेशन करने का इंडिया में? पहला सवाल जी। और दूसरा सवाल है कि कैन गवर्नमेंट मेक मैंडेटरी एवरी इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टू हैव लाइक अ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन देयर हाउसेस? जी। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या, क्योंकि तुलसी प्लांट काफी सेंसिटिव प्लांट है, तो वो जल्दी लगता नहीं है, तो कोई R&D, are there any research going on to make it more stable, this plant, so that a mass number of plantation can be done, right, and a maximum number of oxygen can be generated to avoid this carbon dioxide okay of more amount? Yeah.
थैंक यू सोनी जी, यू गिवन अस 3 क्वेश्चंस। डॉक्टर राघव, 3 सवाल हैं इनके। पहला इन्होंने कहा कि तुलसी प्लांट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन देता है, पहली चीज़। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या इंडिविजुअल बेसिस पर अपने घरों में ज़्यादा प्लांट्स रखने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है या मैंडेटरी किया जा सकता है। और तीसरा सवाल कि क्या कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है। देखिए, तुलसी प्लांट का या कोई भी प्लांट का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। हर प्लांट को ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका हटाता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा ये है कि घर में प्लांट लगाना, भले आपका छोटा फ्लैट है, छोटी जगह है, ज़रूर एक कोना बनाइए। और मैं तो जब जैसे कह रहा हूँ कि आप एक स्क्वायर फुट फार्मिंग कीजिए, आप एक 3-4 फुट का एक बनाइए फ्रेम और उसमें आप प्लांट्स लगाइए, उसमें सब्जी ग्रो करिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इस तरह का कि जितने प्लांट होंगे उतना आपका एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगा जी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ही ज़रूरी तो है। कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे कि बेहतर तरीके से बदलाव कम जगह में भी आप सके। फार्मिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जी। डॉक्टर गिरी, एक सवाल आपसे बोलना चाहेंगे कि जब ये बात आ रही है कि इनोवेटिव आइडियाज़ लाने होंगे कि जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, जिससे पोल्यूशन लेवल कम हो। रूरल एरियाज़ में बहुत देखा जाता है कि अगर ओपन फील्ड डेफिकेशन, हालांकि काफ़ी काम हो रहा है इस पर, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि शौचालय का इस्तेमाल किया जाए। वाटर कंटामिनेशन एंड सॉइल कंटामिनेशन 2 मुद्दे हैं जो छोटे शहरों में या गाँव में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्या सावधानियाँ और हाइजीन के लेवल पर कितनी सावधानियाँ लोग रखें कि ख़ास तौर पर पेट की बीमारियाँ जो काफ़ी गंभीर भी साबित होती हैं उनसे बचा जा सके? बिल्कुल सही। जब हम छोटे जगह की बात करते हैं वहाँ पर कई बार साफ़ पानी कंपेरेटिवली टाउनशिप से थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब मिलता है, क्योंकि वहाँ आमतौर पे या तो नल होते हैं या कुएं होते हैं, पाइपलाइन यूजुअली वहाँ अवेलेबल नहीं होती। हैंड पंप्स इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये जो लेवल है हैंड पंप्स का पानी निकालने का थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है। जब आपकी सराउंडिंग सॉयल कंटेमिनेटेड है या वाटर रिवर या कोई नाला वहाँ से गुजरता है तो वो सारा का सारा सॉयल एंड वाटर कंटेमिनेटेड है। उसके अंदर पैथोजेंस भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, वायरस भी होंगे, फंगस होगा, एल्गी होगा, जो कि आपके पानी में मिल सकता है। इन सब मिलने की वजह से एडिशनली यदि वहाँ कोई इंडस्ट्री टाइप है तो कुछ केमिकल्स भी मिल जाते हैं, उसमें मेटल्स भी होंगे। इन सब का जो मिश्रण ज़मीन को जो ख़राब कर रहा है वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। जब आप उसका पानी पी रहे हैं नल का या कुएं का तो वो आपके शरीर में जा रहा है। दूसरा, जो फल और सब्जियां जो भी आप उसमें उगा रहे हैं और वहाँ भी पेस्टिसाइड से जो सॉइल के अंदर जा रहा है वो भी इनडायरेक्टली आपके पास वापस आपके खाने में आपके अंदर जा रहा है। इसकी वजह से बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, कॉलरा होता है, लंबा डायरिया चलता है, जियार्डियासिस, अमीबियासिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और जब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल के साथ में किडनी डिजीज़, किडनी का फेल होना, लीवर डिजीज़, हार्ट पे भी इफेक्ट आते हैं, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है बच्चों में। तो इस तरह से की तकलीफ़ें होती हैं। इसके साथ साथ कई बार कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी पानी के थ्रू बॉडी में जाते हैं। इसमें बेंजीन है, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लो लेवल जो आपके नल हैं उसका पानी मत पीजिए, कुएं का पानी मत पीजिए। यदि पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है तो कम से कम गहरे पंप जो हैं वो लगाइए और अपने पानी को सराउंडिंग में स्पिल ओवर मत करिए। किसी तरह से स्वच्छता रखिए, स्वच्छ रहिए, अपनी नदियों को प्रदूषित मत करिए और डिफिकेशन आप बाहर सराउंडिंग में मत करें, ओपनली ना करें, तो बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। जी, और फिर वही बात घूम फिर कर जो आती है कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरी व्यवस्था के स्तर पर। उन पर भी बात करेंगे क्योंकि नदियों का प्रदूषण हम सब जानते हैं, उसमें व्यक्ति तो शायद कम करता है, उद्योगों से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन विकास तो चाहिए। फिलहाल बिहार से मधु कुमार हैं टेलीफोन लाइन पर। मधु जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। मधु जी, अपने टीवी सेट की आवाज कम करें और फिर सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन है, जितने भी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं जी, तो उसे कम करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर कौन से कदम उठाए जाएं, जैसे कि हर व्यक्ति को आगे आना होगा और पर्यावरण प्रदूषण को बिल्कुल ठीक। ये सब सुझाव अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे, आप देखते रहिए कार्यक्रम। और जैसा कि
हम सब जानते हैं आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण का हमारे सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ता है, उस पर हो रही चर्चा। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य पर उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 675 में हमने आपसे पूछा था कि भोजन की नली यानी ईसोफेगल कैंसर में इनमें से कौन से लक्षण नहीं होता है। आपके पास थे 3 ऑप्शन। सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य सिर दर्द अक्सर नहीं होता है भोजन की नली के कैंसर में। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में इनमें से कौन सा उपाय कारगर है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक परिवहन का अधिक प्रयोग या कारपूल करना। ऑप्शन बी, कूड़ा जल स्रोत में न डालना और कूड़ा न जलाना। ऑप्शन सी, कीटनाशकों का सीमित मात्रा में प्रयोग। ऑप्शन डी, साफ सफाई का ध्यान रखना और पेड़ लगाना। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी विकल्प। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। कौन बने हैं एपिसोड 675 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष गिरी से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर गिरी, इन करेक्ट एंट्रीज में कौन बने हैं आज के एक लकी विनर, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। कामता प्रसाद, मैसूर। कामता प्रसाद जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गार्गिव आपको, वायु प्रदूषण सिर्फ कारखानों और वाहनों से ही होता है, बाकी किसी और से नहीं? नहीं, कई और भी वजह है। डॉक्टर डागा, प्रदूषण के दुष्प्रभाव से सिर्फ उन्हीं लोगों को डरने की जरूरत है जो बीमार हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है? नहीं, गलत है। हर किसी को असर कर सकता है, किसी को शॉर्ट टर्म में, किसी को लॉन्ग टर्म में। डॉक्टर गिरी, क्या प्रदूषण से बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है, उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल उस पे प्रभावित होता है। उनको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ख़राब हो जाती है, उनका मेंटल लेवल जो है कम हो जाता है, आईक्यू कम हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत, अगर घर के बाहर निकलने पर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब हमारे आसपास का पर्यावरण बिल्कुल साफ है, प्रदूषण नहीं है? नहीं, ऐसा कहना मुश्किल है। डॉक्टर डागा, जिस इलाके में वायु प्रदूषण हो वहाँ कोई भी व्यक्ति जैसे ही पहुँचेगा तुरंत उसमें लक्षण आने शुरू हो जाएंगे? ये अगर उसको पहले से बीमारी है तो तुरंत आ सकते हैं, अन्यथा शुरू में कुछ भी पता न लगे, ऐसा भी लगे। और बहुत गहरा पर प्रदूषण है तो हो सकता है थोड़ा गले में खराश या खांसी हो जाए, अन्यथा ना भी हो। जी डॉक्टर गिरी, वायु प्रदूषण से श्वसन रोग का खतरा होता है या फिर श्वसन रोगी को वायु प्रदूषण से खतरा? दोनों ही सही हैं। दोनों ही चीजें होती हैं। डॉक्टर प्रशांत, प्रदूषित वातावरण में कौन से तत्व सबसे अधिक हानिकारक होते हैं, PM 2.5 या PM 10? PM 2.5, क्योंकि छोटे होने की वजह से वो हमारे बॉडी में अंदर लंग्स तक चले जाते हैं। जी डॉक्टर डागा, वायु प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों के रोग ही उत्पन्न करता है क्योंकि सांस सीधा फेफड़ों में जाती है? नहीं, ये गलत है। उसके कारण आपके शरीर के सब अंगों में असर हो सकता है। डॉक्टर गिरी, अगर जल दूषित होगा तो उससे किन बीमारियों का खतरा होगा? यदि जल दूषित होगा तो आमतौर पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सभी तरह की बीमारी, इसके साथ साथ और दूसरे सिस्टम भी इफेक्ट होते हैं, किडनी पे भी इफेक्ट आएगा। जी डॉक्टर प्रशांत, जल दूषित होने के लिए कौन से स्रोत या कारण जिम्मेदार मानते हैं आप मुख्य तौर पर? मुख्य तौर पर सीवेज और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण। डॉक्टर डागा, पानी में कौन से ऐसे तत्व हैं जो सेहत पर सीधा असर डालते हैं? पानी में जब प्रदूषित है तो उसमें मेटल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी अगर इन्फेक्शन है उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो सारा भी सीधा सीधा।
डॉक्टर गिरी, मिट्टी के दूषित होने से क्या खतरे हो सकते हैं? मिट्टी के दूषित होने से, जिस वजह से मिट्टी दूषित है, जैसे पैथोजेंस हैं तो उससे इन्फेक्शंस हो जाएंगी, मेटल्स हैं तो उससे कैंसर्स और किडनी डैमेज, लिवर डैमेज हो जाएगा। सभी सिस्टम पे इफेक्ट आता है मिट्टी दूषित होने से। जी डॉक्टर भार्गव, कीटनाशक और उर्वरक के इस्तेमाल से दुनिया भर में उत्पादकता बढ़ी है, जमीन बेहतर हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, इससे प्रदूषण भी उतना ही बढ़ा है। डॉक्टर डागा, ई वेस्ट क्या है और इसे डिस्पोज करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आई थिंक ई वेस्ट जो हम सब ये हर 6 महीने में, एक साल में फ़ोन बदल रहे हैं, कंप्यूटर, वो सारा ई वेस्ट है। और आई थिंक उसका डिस्पोजल के अब तो सरकार ने कानून बना दिए हैं, तो आपको कबाड़ी को नहीं देना है, सबसे बड़ी बात है। आप इसको रिसाइकिल करने के लिए जो एजेंसीज हैं उनको दीजिए, कबाड़ी को नहीं दीजिए। डॉक्टर गिरी, अगर आप बहुत शोर के वातावरण में रहते हैं तो क्या इसका भी सेहत पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, इसमें डेफनेस बहुत कॉमन है जो कि इसके साथ डेवलप होती है। एकदम ना डेवलप हुए, थोड़ा सा कुछ सालों के बाद में डेफनेस आ जाती है। डॉक्टर प्रशांत, घर के अंदर के प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा और उपयोगी विकल्प है कि सभी लोग एयर फ्रेशनर्स इस्तेमाल करने लगे। नहीं, जो एयर फ्रेशनर्स यूज़ होते हैं वो केमिकल्स भी नुकसानदायक होते हैं, तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर डागा, अधिक प्रदूषण में अगर रहें तो कौन सी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो आप अपने श्वास नली का उसका ध्यान रखिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं एक्सपोजर, आप मास्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर अधिक प्रदूषण में रहना पड़ रहा है आपको। और दूसरा ये देखना है आपको कि आपके शरीर पे डायरेक्ट कोई एक्सपोजर तो नहीं हो रहा हो, तो आप वो भी देखें। जी डॉक्टर गिरी, पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर को सुरक्षित बनाने में क्या उपयोगी विकल्प है? इंडिविजुअल लेवल पे है और कम्युनिटी लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे तो आप आरओ वाटर यूज़ कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए पानी को, दैट इज़ द वे। और पाइपलाइन गवर्नमेंट लेवल पे यदि सप्लाई हो जाए तो दैट विल बी द बेस्ट। डॉक्टर प्रशांत, कूड़े को नष्ट करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? कूड़े को नष्ट करने का सही तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि कूड़ा कहाँ से आया है। यदि वो किचन वेस्ट है तो उसको कंपोस्ट बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला वेस्ट है तो उसको रिसाइकिल करना, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जी डॉक्टर डागा, रेडिएशन एक्सपोजर से कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, हम जो रेडिएशन एक्सपोजर की बात कर रहे हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर है, जो मोबाइल टावर से हो रहा है। उससे जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने का कम है रिस्क। ये ज़रूर है कि मोबाइल टावर्स अगर 50 मीटर से कम दूरी पे हैं तो उससे हो सकता है थोड़ा, पर अभी भी इसमें बहुत स्पष्टता नहीं है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स बिल्कुल है, वो सब कंट्रीब्यूट तो करते हैं, पर एक बात है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो एक सुकून है हमारा। जी डॉक्टर गिरी, आपने ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया था कि बड़ा नुकसान होता है, तो उससे बचा कैसे जाए? हम उस ध्वनि प्रदूषण को प्रोड्यूस ना करें, हॉर्न ज़्यादा ना बजाएं, फैक्ट्री से थोड़ा सा दूर रहें या कुछ ईयर एड्स यूज़ करें ताकि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा इफेक्ट ना करें। जी, और ये आखिरी राउंड है सवालों का, हम चाहेंगे आप अपने संदेश भी इसमें शामिल कर दें। डॉक्टर प्रशांत, पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार है, उनकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं और आने वाले समय में क्या उम्मीद रखें? मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, क्योंकि सरकार समस्या के प्रति बहुत गंभीर है, और चाहे वायु प्रदूषण की बात हो या जल प्रदूषण की बात हो, हम गंगा सफाई अभियान की बात कर रहे हैं। जो वेस्ट हैं, अभी 2016 में प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, डॉक्टर डागा बात कर रहे थे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इनके रूल्स आए हैं, उसमें सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो हर एजेंसी, हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है वो उसमें दी गई है। तो मुझे लगता है यदि हम सभी जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें हम साझा करते हैं अपने भी प्रयास, तो मैं तो आशान्वित हूँ कि अगले 10 या 20 वर्षों में हमें काफ़ी हद तक इससे निजात मिलेगी। तब तक हम विकास की ओर भी आगे बढ़ चुके होंगे। और डॉक्टर डागा, जब ये तो सरकार और संस्थाओं की बात हुई, दूसरी चीज़ जो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो एक हमारे दर्शक ने भी पूछा था, मधु ने, कि क्या व्यक्तिगत स्तर पे, निजी स्तर पे हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, उसका भी उत्तर हम चाहेंगे। प्लास्टिक को लेकर बड़ा एक डर भी है और चिंता भी है, तो प्लास्टिक को लेकर क्या आने वाले कुछ समय में कोई ब्रेक थ्रू आने की उम्मीद है कि हम उसको रिसाइकिल कर सकें, कुछ कर सकेंगे प्लास्टिक को लेकर?
नहीं, आई थिंक सबसे पहला प्रश्न के व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कर सकते हैं, वो तो बार बार हमने चर्चा में सब बताया ही है। जी हाँ। कि भाई कम से कम अपना ऊर्जा का इस्तेमाल करिए, कम से कम पानी का इस्तेमाल करिए। आप बायो टॉयलेट बना लीजिए, 15 लीटर का फ्लश नहीं चलाइए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है। आप साधारण वातावरण में रहें, कम से कम एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें, अपनी सफाई रखें, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और आप ये सोचें कि मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, तो ये तो दुविधा की बात है। तो जो मैं एक बात कह रहा था कि आप सुविधाओं को थोड़ा छोड़ें, तो थोड़ा संबंध बढ़ाएं जी, और थोड़ी समझ को बढ़ाएं। अगर आप ये करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा जो आपने सवाल किया था प्लास्टिक का, आई थिंक प्लास्टिक का तो काफ़ी रूल्स हैं और काफ़ी रिसाइकलिंग में होता है, पर उसका इस्तेमाल जितना आप कम करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि अभी जो हो रहा है कि अगर आप घर का भी कचरा वेस्ट जो है डिस्पोज कर रहे हैं, वो प्लास्टिक के साथ कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक है। बाजार जाएं तो एक थैला लेकर जाएं, थैला लेकर जाएं, बिल्कुल, पॉलीथीन को मना कर दें। डॉक्टर गिरी, क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ जीवन और साफ और सुरक्षित पर्यावरण भविष्य में कैसे पाएं? देखिए, आप सॉयल, मतलब अर्थ में मैं सॉयल, वाटर और एनवायरनमेंट को आप बचाइए, अपनी इकोलॉजी मेंटेन करिए। कम से कम हर आदमी एक प्लांट लगाए। यदि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ बना सकते हैं तो इसी से हमारा हेल्थ या हमारे आगे वाली जनरेशन का लाइफ लंबा रहेगा और अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। तो ये थी जानकारी कि कौन से उपाय हम कर सकते हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए। कल विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप ज़रा सा ठहरें और ये ज़रूर सोचें कि हमारा भविष्य जो है वो स्वस्थ भी हो, सुरक्षित भी हो, हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हम सभी के लिए। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण का बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। उसके कुछ समाधान तात्कालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक, जो हम सबको मिलकर लेने हैं। शहरयार का एक शेर है और वो ये कहते हैं, अब रात की दीवार को ढाना है ज़रूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। तो मिलकर इस समस्या से निपटें और आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।